हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आपकी जो दो परीक्षाएं शेष रह रही थी कोविड-19 के चलते, उनकी जो समय सारणी है वो जारी कर दी है। और उस समय सारणी के अनुसार 29 जून को आपके सामाजिक का पेपर होगा और 30 जून को आपके गणित का पेपर होगा। उसी के लिए हम एक विशेष कक्षाओं का आयोजन करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी, हम जो ये कक्षाएं लगा रहे हैं इनका उद्देश्य टारगेट 100 यानी 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करें। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन कक्षाओं के माध्यम से आप अपनी जो पहले ही जो आपने जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन कीजिए। 100% आप बिल्कुल 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। 3 टीचर जो हम स्पेशल सोशल साइंस के लिए लगा रहे हैं, एक तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, 2 टीचर और भी हैं, आप उनको देखेंगे। तो चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। हमारा जो आज का जो चैप्टर होगा ये होगा अध्याय 8 यानी जल संसाधन। जल को लेकर हम बात करने वाले, जल संसाधन को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिए इस अध्याय का जो आपके जो अंक बार है, बोर्ड परीक्षा में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 नंबर के प्रश्न जो है इस अध्याय से आपको पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से क्या होगा, एक प्रश्न तो 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न क्या होगा, 2 नंबर का होगा। यानी एक प्रश्न जो है वो आपको भाग ए के अंदर मिलेगा, जबकि दूसरा प्रश्न आपको भाग बे के अंदर मिलेगा। यानी कुल 3 नंबर के प्रश्न जो इससे पूछे जाएंगे। जैसे कि बात से पता चल रहा है कि जल संसाधन यानी जल के जो संसाधन है उसको लेकर हम बात करेंगे। देखो कई कहावतें या कई बातें आप सुन चुके हो। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल व्यर्थ बहाओगे कल पछताओगे। इस प्रकार की बातें यानी इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो स्लोगन हैं अपने को देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें जल को बचाना है। देखिएगा एक सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के 71 यानी 71% भाग पर देखो क्या है, जल है। कितने? 71% भाग पर क्या है, जल। पृथ्वी का जो कुल भूभाग है, पृथ्वी का जो कुल भूभाग है उसके 71% भाग पर क्या है, जल है। और केवल कितने? 29% 29% भाग पर ही स्थल है। इसी पर वनस्पति है, इसी पर जितने भी जंगल है, जितने भी फैक्ट्रियां जो भी हैं, सारे के सारे जितने भी मनुष्य रह रहे हैं, फैक्ट्रियां उद्योग जो भी है वो सब किसके ऊपर है? 29% भाग पर। इसके अंदर सारा आ गया, जंगल वगैरह सब। यानी 71% यानी 71% भाग पर तो क्या है, जल है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। अब देखो ये जो स्थल है, देखिएगा ये जो स्थल है इस पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब देखो ये जो 71% भाग जो आपको दिख रहा है, इस 71% भाग पर क्या है, जल है। इस 71% भाग जल को भी अगर हम देखें, जल की बात करें तो इस 71% भाग पर जल है। इस जल में से 70% भाग पर जो जल है, इस जल में से जो 97% यानी 97% जो जल है, 97% जल कैसा है, खारा है। यानी ये पीने अयोग्य है, इसको हम नहीं पी सकते। यानी महासागरीय जो जल है, यानी जो पीने अयोग्य जल है वो कितना है, 97% है। और पीने योग्य जल जो है वो मात्र कितना है, 3% है। पीने योग्य जल कितना है, मात्र 3% जल है। इसी 3% जल से हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, सब कहीं कहीं इससे भी चल रही है। लेकिन मुख्य रूप से जो उपयोग में जो ले रहे हैं, कितना जल ले रहे हैं, 3% जल जो है हमारे उपयोग में योग्य है। अब इस 3% का भी देखिए, इस 3% जल का भी अगर हम देखें जो उपयोग में ले रहे हैं, उसमें से भी जो 69% यानी 69% जल कहां से मिल रहा है अपने को, बर्फ के पिघलने से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, बर्फ के पिघलने से। यानी 69% जल क्या है, हिम से आ रहा है, बर्फ के पिघलने से आ रहा है। जो नदियां आ रही है ना, गंगा वगैरह जो भी नदियां, बर्फ के पिघलने से। और 30% जल क्या है, भूमिगत है, यानी भूमि के अंदर है, जिसको हम कुएं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। 30% जल क्या है, भूमिगत है। और मात्र 1% जल, कितना, मात्र 1% जल हमारे जो तालाब है, बांध वगैरह है, झीलें हैं, इनके अंदर है। जो अन्य जो रिसोर्सेज है जिसको हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम पेयजल और सिंचाई के लिए करते हैं, यानी 1% जल का ही हम उपयोग कर रहे हैं। ये जो जल किसके अंदर है, बांध के अंदर है, तालाब के अंदर है, झीलों के अंदर है, उससे हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 30% जल क्या है, भूमिगत है। बाकी जो 69% क्या है, बर्फ के पिघलने से नदियों में आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। ये तो हो गई एक पृथ्वी के संदर्भ में हो गई कि जल कितना है। अब हम बात है भारत में। देखो
भारत में पीने योग्य जल की उपलब्धता, यानी भारत के अंदर जो पीने योग्य जल कितना उपलब्ध है, भारत में पीने योग्य जल की उपलब्धता, ध्यान रखना उपलब्धता की बात कर रहा, उपयोग की बात नहीं कर रहा कि हम कितना उपयोग कर रहे हैं या हमें कितनी आवश्यकता है, आवश्यकता की बात नहीं कर रहा, कितना उपलब्ध है हमारे पास। तो भारत में पीने योग्य जल की उपलब्धता कितनी है, 1869 बिलियन क्यूबिक। याद रखिएगा, भारत में पीने योग्य जल की उपलब्धता, साथ में के साथ में नोट्स बना ले, शॉर्ट में बनाना है, बिल्कुल एज ए रिवीजन लेना है, बिल्कुल 100% प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। भारत में पीने योग्य जल की उपलब्धता कितनी है, 1869 बिलियन क्यूबिक, 1800 बिलियन, माफ कीजिएगा 1869 बिलियन क्यूबिक, मिलियन नहीं है बिलियन, 1869 बिलियन क्यूबिक जल जो है भारत के अंदर पीने योग्य जल क्या है, उपलब्ध है। इस 1869 बिलियन क्यूबिक में से हम उपयोग कितना कर रहे हैं, हम जो उपयोग कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 1123 बिलियन क्यूबिक हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। उपलब्ध कितना है पीने योग्य जल, 1869 बिलियन क्यूबिक उपलब्ध है। इसमें से हम 1123 बिलियन क्यूबिक जल का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी जो हम देखो 690 बिलियन क्यूबिक, 690 बिलियन क्यूबिक जल जो है कहां से प्राप्त कर रहे हैं, अपन सतह से प्राप्त कर रहे हैं। इस 1123 जो जल का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसमें से भी हम 690 बिलियन क्यूबिक जो जल है, 690 बिलियन क्यूबिक जल कहां से प्राप्त कर रहे हैं, सतह से प्राप्त कर रहे हैं, यानी तालाब हो गया, बांध हो गया, झीलें हो गई, इससे इस जल को हम प्राप्त कर रहे हैं। और 433 बिलियन क्यूबिक जल हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, भूमि से प्राप्त कर रहे हैं। 433 बिलियन क्यूबिक जल जो हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, भूमि से। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, भारत के अंदर पीने योग्य जल की जो उपलब्धता है कितनी है, 1869 बिलियन क्यूबिक जल उपलब्ध है। उसमें से हम उपयोग कितना कर रहे हैं, अब ये उपलब्ध देखो सारा ही आ गया, ये भूमिगत भी आ गया और कौन सा आ गया, सतह वाला जल भी आ गया, भूमि के अंदर वाला भी आ गया, तालाब बांध उसका भी जल आ गया, कुल मिलाकर जल हमारे पास इतना है। इसमें से हम उपयोग कितना कर रहे हैं, 1123 बिलियन जल का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इसमें से भी 690 बिलियन क्यूबिक जल हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, सतह से, यानी तालाब बांध जिले इनसे प्राप्त कर रहे हैं। और 433 बिलियन क्यूबिक जल हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, भूमिगत जल, यानी कुएं हो गए, नलकूप हो गए, हैंडपंप हो गए, वहां से ये जल प्राप्त कर रहे हैं। अब देखो 2000 में, सन 2000 में जो भारत है इसको कितने जल की आवश्यकता थी, उपलब्धता की बात नहीं कर रहा हूं, आवश्यकता कितनी थी। सन 2000 में भारत को 634 बिलियन क्यूबिक जल की क्या थी, आवश्यकता थी। कितनी आवश्यकता थी, उपलब्ध तो बहुत है, उस वक्त उपलब्ध तो खूब था, ठीक है, लेकिन आवश्यकता कितनी थी सन 2000 में, यानी आज के लगभग 20 साल पहले, आज के लगभग 20 वर्ष पहले भारत को कितने जल की आवश्यकता थी, 634 बिलियन क्यूबिक जल की आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, ये आवश्यकता, या फिर अपन कह सकते हैं गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिससे जल का वाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जल वाष्प बनकर क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है गर्मी बढ़ने की वजह से। और इसलिए यही आवश्यकता 2025 में, यानी आज के जस्ट 5 साल बाद 2025 में ये जो आवश्यकता है वो कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक आवश्यकता हो जाएगी। 2000 में कितनी आवश्यकता थी, 634 बिलियन क्यूबिक जल की आवश्यकता थी, और 2025 में कितनी हो जाएगी, 1023 बिलियन क्यूबिक की क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि जल संकट जो है गहराता दिखाई दे रहा है, यानी आने वाले समय में जल संकट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, जल की उपलब्धता क्या होती जा रही, कम होती जा रही। इसलिए अब आवश्यकता पड़ी कि जो जल है इसको बचाया जाए, इसके किस तरह से इसका सदुपयोग किया जाए, क्योंकि परिस्थितियां अगर देखी जाए तो कहीं क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय जैसे कि नाम से पता चल रहा, बहुउद्देशीय यानी अनेक उद्देश्य। जैसे वो उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, सिंचाई से संबंधित हो सकता है, पेयजल से संबंधित हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, विद्युत उत्पन्न करना, जैसे कोई बड़ा बांध बनाया जाता है तो उससे देखो क्या होता है, पेयजल भी प्राप्त होता है, यानी लोगों को पानी, पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, मछली पालन किया जाता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बिजली बनती है। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे उद्देश्य क्या होते हैं, पूरे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो जल प्रबंधन के लिए जो सबसे पहले जो सबसे जो प्रभावी तरीका है वो कौन सा है, बहुउद्देशीय परियोजना। तो बात करते हैं हम जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जल का रख रखाव, यानी जल का सही तरीके से उपयोगी क्या है, जल प्रबंधन है। इसके लिए देखो किसका निर्माण किया जाए,
जल प्रबंधन के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? बहुउद्देशीय जल परियोजना। और बहुउद्देशीय जल परियोजना को जो देखो आधुनिक भारत का मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। आधुनिक भारत का मंदिर, भारत के जो तत्कालीन या जो कह सकते जो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जल परियोजना को क्या नाम दिया? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय जल परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या क्वेश्चन यही पूछे, इसको यूं पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। तो एक प्रश्न जो है आपका यहां से बन सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर यानी किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या ये प्रश्न यूं पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब हम देखते हैं कि जो देश की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन कौन सी है। यहां मैं कुल 10 परियोजना लिख रखी है मैंने समय की बचत के लिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो राजस्थान के संदर्भ में ही ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से ध्यान में आपको बाकी भी रखनी है, लेकिन मुख्य रूप से आपको राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना है कि राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब क्या होता है? जो दो राज्य मिलकर चलाते हैं, ठीक है। चंबल परियोजना जो है देखो किस किस की परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। साथ में के साथ में नोट्स बनाते चले। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि याद हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। नोट्स बनाते चले और रोज का रोज पढ़े। एक बार पढ़ लिया कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 25 जून तक क्लासेस चलेगी और कंप्लीटली आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। देखिए चंबल परियोजना में क्या होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगली हम बात करते हैं दूसरी, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना देखो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, जिस प्रकार से चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, उसी प्रकार भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगले हम बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। नागार्जुन सागर परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। अगली बात करते हैं दामोदर परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना। ये किसकी है? झारखंड व पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर परियोजना झारखंड व पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अगली हम बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना ये किसकी है? आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की परियोजना है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना। अगला आता है सरदार सरोवर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किसकी है? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगले हम बात करते हैं माही परियोजना। माही बांध जो है या माही नदी जो है, माही परियोजना ये किसकी है? गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना जो है ये गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगला देखो आता है मयूराक्षी व फरका परियोजना। मयूराक्षी व फरका परियोजना किसकी है? पश्चिमी बंगाल की परियोजना है। अगला आता है गंडक परियोजना। गंडक जो नदी है, गंडक कोसी वगैरह जो नदी है, गंडक परियोजना ये किसकी है? बिहार व उत्तर प्रदेश की परियोजना है। किसकी परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश की परियोजना है। अगला हम देखते हैं मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की क्या है? संयुक्त परियोजना है। मचकुंड परियोजना किसकी है? आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। तो ये हमने देखी कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ये भारत के अंदर संचालित है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किया जाता है। अब हम देखते हैं एक एक परियोजना में जो मुख्य जो आपके दे रखी है। एक तो आपके दे रखी है भाखड़ा नांगल परियोजना दे रखी है, एक आपके दे रखी है दामोदर परियोजना दे रखी है, एक हीराकुंड परियोजना दे रखी है। ये तीन परियोजना जो आपके भारत लेवल के ऊपर दे रखी है। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है, उसको लेकर हम बात करेंगे। अब हम एक एक परियोजना को विस्तार से पढ़ते हैं। उसमें से हमारी जो पहली जो परियोजना है वो कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये किसकी संयुक्त परियोजना है, यानी किन किन राज्यों के बीच में संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की क्या है? ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। देखो यहाँ पर
भाखड़ा नांगल, ये एक बांध नहीं है, दो अलग अलग बांध है। एक बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। दूसरा कौन सा है? नांगल बांध है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये 3 राज्यों के बीच में है। किस किस के बीच में? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की क्या है? ये एक संयुक्त परियोजना है। देखो इसका जो निर्माण है, निर्माण कब शुरू हुआ था? 1949 में, यानी अपना देश आजाद हुआ था 1947 में। जैसे उसके 1 साल बाद इसका निर्माण कार्य क्या हो गया था? शुरू हो गया था। इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? 1949 में इस परियोजना को बनाना शुरू किया गया था और 1963 में ये काम क्या हो गया था? पूरा हो गया था। अब बात आती है कि ये कौन सी नदी पर है? तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना ये कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। अब देखिएगा सतलज नदी को हम देखते हैं। सतलज नदी जो है ये कहां से निकलती? देखो मानसरोवर झील, तिब्बत जो है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास में एक क्षेत्र पड़ता है राकसताल। क्या नाम है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास में एक जगह है जिसका नाम है राकसताल। उस राकसताल से ये सतलज नदी निकलती है, वहां से ये आती है और ये भारत के अंदर क्या करती है? हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में देखो एक क्षेत्र पड़ता है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है बिलासपुर। बिलासपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा बांध बना हुआ है। देखो भाखड़ा बांध के लिए ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? 518.16 मीटर। भाखड़ा बांध की जो लंबाई है कितनी है? 518.16 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? 167.64 मीटर ऊंचा है ये भाखड़ा जो बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 518.16 मीटर और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 167.64 मीटर है। अब देखो ये जो भाखड़ा बांध है इसके लिए याद रखिएगा कि ये एक सीधा खड़ा हुआ बांध, यानी बिल्कुल इसमें सीधी दीवार है, सीधा खड़ा बांध है और ये सीमेंट कंक्रीट से बना विश्व का सबसे बड़ा बांध है। सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ और सीधा खड़ा विश्व का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 518.16 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 167.64 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राकसताल से क्या निकलती है? सतलज नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश से क्या करती है? भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और वहां पर देखो जो बिलासपुर स्थान है, एक बिलासपुर स्थान पर क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध। बिलासपुर कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा बांध। अब यहां से देखो थोड़ा ढलान है। ठीक है, इस ढलान से थोड़ा 13 किलोमीटर आगे पंजाब का एक सेक्टर पड़ता है। कौन सा? अंबाला। पंजाब का एक सेक्टर पड़ता है अंबाला, वहां पर कौन सा बांध बना हुआ है? नांगल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? नांगल बांध। तो 13 किलोमीटर आगे कौन सा बांध बना हुआ है? नीचे थोड़ा सा नांगल बांध। यानी जब इस बांध का जलस्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो इसका जलस्तर बढ़ने के बाद इसका पानी किस में आ जाता है? नांगल बांध में आ जाता है। इस प्रकार से ये जो नदी है सतलज नदी राकसताल से होती हुई हिमाचल प्रदेश से पंजाब और उसके बाद कहां चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, यानी पाकिस्तान तक इसका जल जाता है। अब देखिएगा यहां पर ये तो हो गया भाखड़ा बांध, ये आ गया नांगल बांध। अब देखो नांगल बांध को लेकर जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, यहां से देखो कौन कौन सी नहरें निकली हुई है। एक तो निकली हुई इससे बिस्त दोआब नहर, ये नहरों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बिस्त दोआब नहर, इसके द्वारा पानी किसको जाता है? पंजाब को जल की आपूर्ति की जाती है। कौन सी नहर के द्वारा? बिस्त दोआब नहर के द्वारा पंजाब को जल आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा एक और नहर है भाखड़ा नहर। कौन सी नहर? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से पानी किसको दिया जाता है? एक तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को कौन सी नहर के द्वारा पानी दिया जाता है? भाखड़ा नहर। ध्यान रखिएगा कौन सी नहर? बिस्त दोआब नहर। इसके द्वारा किसको पानी दिया जाता है? पंजाब को दिया जाता है। इसके अलावा देखो भाखड़ा नहर जिसके द्वारा पानी किसको दिया जाता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये तो मुख्य नहरें होगी। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी नहरें? देखो एक कौन सी नहर है? सरहिंद नहर, नांगल नहर और नरवाना नहर। इस प्रकार से कुल 5 नहरें यहां से निकाली गई है। कितनी नहरें? 5 नहरें। कौन कौन सी? सरहिंद नहर, नांगल नहर, नरवाना नहर, बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। ये सारी की सारी नहरें कौन से बांध से निकल रही है? नांगल बांध से निकल रही है। भाखड़ा बांध से कोई नहर नहीं निकल रही है। कौन से बांध से निकल रही है? नांगल बांध से निकल रही है। भले इस नहर का नाम भाखड़ा नहर है लेकिन निकल कहां से रही है? नांगल बांध से निकल रही है। इस प्रकार से कुल 5 नहरें यहां से निकाली गई है। इसके अलावा यहां पर देखो कुल 4 विद्युत इकाइयां, यानी विद्युत भी यानी बिजली भी यहां से उत्पन्न की जाती है। कुल यहां पर 4 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई है। कौन कौन सी? एक तो नांगल विद्युत इकाई, यानी नांगल जो क्षेत्र है नांगल विद्युत इकाई। एक है कोटला विद्युत इकाई। कौन सी है? कोटला विद्युत इकाई। और एक है गंगवाल। गंगवाल जो है वहां पर कितनी विद्युत इकाइयां हैं? 2, यानी 2 इकाइयां विद्युत इकाइयां तो कहां पर है? गंगवाल में है, एक कोटला में है और एक नांगल में है। कहां पर है?
गंगवाल में कितनी है? 2 है, एक कोटला में और एक नांगल में। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 4 विद्युत इकाइयां जो है लगी हुई है जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इस विद्युत की आपूर्ति किसको की जाती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। इस प्रकार से देखो यहाँ पर देखो पेयजल की आपूर्ति होती है, सिंचाई का जल भी उपलब्ध कराया जाता है और बिजली भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार से यानी अनेक उद्देश्य जो है इससे क्या होता है पूरे हो रहे हैं। यानी एक प्रकार से ये पर्यटन स्थल भी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो ये हो गई अपनी कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो किसकी संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? ये सतलज नदी पर बनी हुई है, याद रखिएगा। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 1949 में इसको बनाना प्रारंभ किया था और 1963 में इसका निर्माण क्या हो गया था? पूरा हो गया था। इससे कुछ 5 नहरें निकली हुई है। कौन कौन सी? सरहिंद नहर, भागल नहर, नरवाना नहर, बिस्त दोआब नहर जिसका पानी किसको जाता है? पंजाब को, भाखड़ा नहर जिसका पानी किसको जाता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर विद्युत गृह भी है। कौन कौन सा? नांगल, कोटला और गंगवाल। गंगवाल में कितने विद्युत क्षेत्र? 2 है। कितने विद्युत क्षेत्र है? 2 विद्युत क्षेत्र है। देखो अगली जो अपनी प्रमुख परियोजना आती है वो कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। देखो ये झारखंड व पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये झारखंड व पश्चिमी बंगाल की क्या है? संयुक्त परियोजना है। देखो ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, ठीक है। तो क्या याद रखना इसको? देखो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है ये। किसकी संयुक्त परियोजना है? स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र परियोजना, जो किनके बीच में है? झारखंड व पश्चिमी बंगाल की एक संयुक्त परियोजना। यानी इसका जो संचालन किसके द्वारा किया जाता है? झारखंड व पश्चिमी बंगाल के द्वारा इसका यानी इन 2 राज्य सरकारों के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इनका जो लाभ है 2 राज्यों को मिलता है। किसको? एक तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल को इसका लाभ मिलता है। अगला देखिए टीवीसी पर आधारित डीवीसी परियोजना। टीवीसी पर आधारित डीवीसी परियोजना। अब बात आती है कि सर ये क्या है? टीवीसी क्या है और डीवीसी क्या है? देखो अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखो पूरे विश्व के हालात खराब हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? पूरे विश्व के क्या हो गए थे? हालात क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। अब क्या हुआ? जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया कि वहां अमेरिका में जो विद्युत आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति का जो ठेका है जो है वो टेंडर जो है वो किसको देता? प्राइवेट कंपनियों को दिया था। अमेरिका ने विद्युत आपूर्ति का ठेका किसको दिया था? प्राइवेट कंपनियों को दिया था। लेकिन क्या हुआ था? कुछ ही समय में प्राइवेट कंपनियां जो है उपभोक्ताओं से या लोगों से जो है ज्यादा पैसे वसूलने लगी। इसलिए क्या किया सरकार ने? सभी कंपनियों को क्या कर दिया? बंद कर दिया और खुद का कार्य किया या खुद के जो विद्युत संयंत्र किया है स्थापित किए। अमेरिका ने जो है खुद का विद्युत संयंत्र स्थापित किया था जिसका क्या नाम था? टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन। टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन जो कि बहुत ही एक सफल प्रयोग था। इसी पर आधारित भारत ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका क्या नाम था? दामोदर वेलेसी कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? दामोदर वेलेसी कॉर्पोरेशन। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर एस लिखा हुआ है जो कि क्या है? गलत है। क्या होगा? वहां पर डीवीसी होगा, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या होगा? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अमेरिका के टीवीसी यानी टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन पर आधारित दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना। कौन सी है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना है ये, ठीक है। अब देखो ये कौन सी नदी पर है? ये कौन सी नाम से पता चल रहा है? दामोदर। यानी ये कौन सी नदी पर है? ये दामोदर नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? दामोदर नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है? दामोदर नदी पर बनी हुई है। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? पश्चिमी बंगाल का शोक भी, क्योंकि एक समय था जब इस नदी के कारण बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होता था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक। पश्चिमी बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ये दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। और छोटे नागपुर के पठार से ये देखो झारखंड में बहती हुई, झारखंड में कितने किलोमीटर बहती है? 290 किलोमीटर किसमें बहती है? झारखंड में बहती है। और 240 किलोमीटर किसमें बहती है? पश्चिमी बंगाल में। छोटे नागपुर के पठार से निकल कर ये झारखंड में कितनी बहती है? 290 किलोमीटर किसमें बहती है? झारखंड में। और पश्चिमी बंगाल में कितनी बहती है? 240 किलोमीटर बहती है। और क्या करती है? पश्चिम बंगाल में एक नदी है, कौन सी नदी? हुगली नदी। नदी का क्या नाम है? हुगली नदी। हुगली नदी में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और ये हुगली नदी किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी किसमें गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, इस नदी पर कुल 8 बांध बने हुए। कितने बांध बने हुए? इस नदी पर कुल 8 बांध बने हुए। उसमें से देखिए दामोदर नदी पर 2 बांध बने हुए। दामोदर नदी पर कौन से बांध है? एक तो अधर बांध, दामोदर नदी की बात कर रहे हैं। दामोदर नदी पर कौन कितने बांध बने हुए? 2 बांध। एक तो कौन सा? अधर बांध और दूसरा है बरमो बांध। दामोदर नदी पर 2 बांध बने हुए, अधर बांध और
बरमो बांध। इसकी एक दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? कोनार नदी। कौन सी नदी? कोनार नदी। एक बांध किस पर बना हुआ है? कोनार नदी पर बना हुआ है। क्या नाम है उसका? कोनार बांध। क्या नाम है? कोनार बांध। एक इसकी और देखो सहायक नदी है, कौन सी? बाराकर नदी। कौन सी नदी? बाराकर नदी। बाराकर नदी पर कुल 3 बांध बने हुए, कौन कौन से? एक तो मैथान बांध, एक बाल पहाड़ी बांध और एक है तिलैया बांध। जो बाराकर नदी है इस पर कुल 3 बांध बने हुए, कौन कौन से? मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध। और एक नदी कौन सी इसकी? बोकारो नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। बोकारो नदी पर 2 बांध बने हुए, कौन कौन से? एक तो बोकारो बांध और एक है अवरोधक बांध। कौन सा हो गया? अवरोधक बांध। इस प्रकार से देखो कुल 5 बांध हो गए। देखो 3 तो किस पर हो गए? बाराकर नदी पर। 2 किस पर हो गए? दामोदर पर। कितने हो गए? 5। एक छठा बांध हो जाएगा किस पर? कोनारो नदी पर, कोनार नदी पर। और जो 2 बांध हो जाएंगे किस पर हो जाएंगे? बोकारो नदी। इस प्रकार कुल यहाँ पर कितने बांध बने हुए हैं? 8 बांध बने हुए हैं। यानी दामोदर घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से? मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, अदर बांध, बरमो बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध और अवरोधक बांध। इस प्रकार से कुल जो बांध बने हुए, कितने बांध बने हुए हैं? कुल 8 बांध बने हुए। अब देखो इस परियोजना में कुल 9 विद्युत गृह बनाए गए हैं। कितने? बिजली उत्पादन जो केंद्र है इस पर कितने हैं? 9 है। उसमें से जो 6 जो विद्युत केंद्र हैं वो कौन से हैं? तापीय है। देखो तापीय होने का कारण क्या है? ये जो दामोदर जो नदी है इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कोयला निकलता है। क्या निकलता है? कोयला निकलता है। इसलिए यहाँ पर जो अधिकांश जो बिजली बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है? ताप के द्वारा। यानी तापीय विद्युत संयंत्र यहाँ पर लगाए गए। कौन से? 9 कुल विद्युत संयंत्र। कितने यहाँ पर बिजली घर? कितने? 9 बिजली घर है। उनमें से जो 6 बिजली घर है, 6 बिजली घर कौन से? तापीय है। जबकि जो 3 बिजली घर है वो कौन से? जल विद्युत गृह है। कौन से? जल विद्युत गृह। ये कहां पर स्थापित किए गए? एक तो चंद्रपुर और दुर्गापुर में। चंद्रपुर और दुर्गापुर में ये बिजली गृह स्थापित किए गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दामोदर घाटी परियोजना ये स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। किस पर आधारित है? अमेरिका के टीवीसी पर आधारित है। मैंने अभी बताया था टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, उस पर आधारित है। यह दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अमेरिका के टीवीसी पर आधारित ये डीवीसी परियोजना है। ठीक है। किसकी संयुक्त परियोजना है? झारखंड में पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। देखो अगली जो हमारी जो प्रमुख परियोजना आती है वो कौन सी आती है? हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना देखो ये छत्तीसगढ़ में उड़ीसा की क्या एक संयुक्त परियोजना है। और इसकी लागत देखो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लागत कितनी है? 68 करोड़, यानी 68 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया था। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये माही नदी पर, माफ कीजिएगा महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया? ये महानदी पर बनाया गया। एक समय था जब इस महानदी के कारण जो है उड़ीसा में बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था देखो, पश्चिमी बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को। उसी प्रकार से उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महानदी को। अब देखते देखो ये महानदी कहां से निकलती है? बस्तर की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? बस्तर की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ये छत्तीसगढ़ से कहा जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा से कहां गिर जाती है? फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो यहां पर जो है मुख्य रूप से जो बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड। कहां बना हुआ है ये? संबलपुर में, उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा में ये बांध बना हुआ है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो इसकी लागत कितनी है? कितने में बनाई है? 68 करोड़ रुपए में बना है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। और इसकी जो जल धारण क्षमता है वो कितनी है? 810 करोड़ घन मीटर। इसकी जो क्षमता है कितनी है? 810 करोड़ घन मीटर। इसके अतिरिक्त देखो जो हीराकुंड जो बांध है, इसके जो राइट साइड में यानी बाएं तरफ जो नहर निकाली गई है, कौन सी नहर निकाली गई है? बोरगढ़ नहर। कौन सी नहर? बोरगढ़ नहर। और इसके दाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड से 2 नहरें और निकली है, एक तो सेसन नहर और एक कौन सी है? संबलपुर नहर। तो यानी इससे कुल कितनी नहरें निकल रही है? 3 नहरें इससे निकल रही है। हीराकुंड बांध से कितनी नहरें निकल रही है? 3 नहरें। कौन कौन सी? एक तो बोरगढ़ नहर, सेसन नहर और संबलपुर नहर। इसके अतिरिक्त देखो इस नदी पर देखो 2 छोटे बांध भी बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो तिकरपाड़ा बांध। कौन सा बांध? तिकरपाड़ा बांध। और एक कौन सा है? नराज बांध। कौन से बांध? तिकरपाड़ा बांध और नराज बांध। अब देखो यहां पर देखो 4 विद्युत इकाइयां लगी हुई है। टोटल यहां पर जो विद्युत इकाइयां हीराकुंड बांध पर कितनी है? 4 विद्युत इकाइयां हैं। कितनी विद्युत इकाइयां हैं? 4 विद्युत इकाइयां हैं। ये जो हमने देखा, ये भारत की जो प्रमुख बड़ी बड़ी जो
बहुउद्देशीय परियोजना है ये हमने देखी। अगली क्लास में हम बात करेंगे विशेष तौर से राजस्थान के संदर्भ में, यानी राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है उसको लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें से जो जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर करा दिया, और इससे बाहर ये याद रखिएगा, आपके ध्यान रखिएगा कोई प्रश्न आपके इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाते रहें। एक रिवाइज के रूप में इसको ले, इस तरह से जैसे मैंने चार्ट बनाया है इसी तरह से चार्ट बनाकर आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हमने जो टारगेट रखा है, टारगेट 100/100, यानी अपने को 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। बार बार आपकी मांग आ रही थी सर सामाजिक की कक्षाएं चलाए, तो एक अच्छा मौका है आपके पास, एक महीना आपके पास, और एक महीने में आप कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। और हम आपका कंप्लीटली कोर्स कराएंगे, 25 जून तक आपका कंप्लीटली कोर्स आपका करा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक आपका हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप तैयारी करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।